स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर यूजीसी के नियम पर सुप्रीम कोर्ट के बैन लगाने के बाद अब क्या दूसरा मोर्चा खुलने जा रहा है। बताएंगे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग अब धीरे धीरे करके यूजीसी नियमों पर बैन को लेकर विरोध करते हुए मैदान में उतरने लगे हैं। दोस्तों बताएंगे अखिलेश यादव की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी गई है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शंकराचार्य के साथ में अपमान के मामले को लेकर योगी सरकार के एक बड़े अधिकारी ने दिया था इस्तीफा। दोस्तों इसके बाद उनको जिला बदर किए जाने के मामले को लेकर भी जबरदस्त तरीके की जानकारी सामने आ रही है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों इसी के साथ में यूजीसी विरोध के बीच में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर कब्र खोदने की दी गई धमकी, जिस पर अभी पूरी तरीके से मीडिया में सन्नाटा नजर आने लगा है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूजीसी पर बैन लगाना और इस दौरान बीजेपी सरकार का कोई सॉलिसिटर जनरल यानी सरकारी वकील नहीं रहना, इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी के लोग एससी एसटी ओबीसी समाज के प्रति लाए गए यूजीसी के नोटिफिकेशन के खिलाफ है। दोस्तों अब एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग यानी बहुजन समाज के लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर यूजीसी का नोटिफिकेशन को लेकर देश भर के अंदर चल रहे जोरदार तरीके के विरोध के बीच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला पहुंचा दोस्तों, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची इस पर सुनवाई कर रहे थे और यूजीसी नोटिफिकेशन के खिलाफ बैन लगाने की मांग करते हुए 3 लोगों ने अपनी याचिका दाखिल की थी, जिसमें मृत्युंजय तिवारी, विनीत जिंदल और राहुल दीवान शामिल थे। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2026 के नियम को लेकर कई टिप्पणियां की। दोस्तों बड़ी बात यह थी कि बीजेपी सरकार के सॉलिसिटर जनरल यानी सरकारी वकील, जिनका काम होता है कि सरकार के सारे बड़े फैसले को कोर्ट में बचाया जाए और यही काम केवल उनका होता है। दोस्तों इसके बावजूद कोई सरकारी वकील सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं था। ऐसे में अमूमन ऐसा होता है कि जब सरकार के किसी फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की जाती है, तो सरकार अगर उस फैसले का समर्थन करती है और उस फैसले को कोर्ट में बचाना चाहती है, तो सरकार सीधा कोर्ट पहुंचकर थोड़ा टाइम मांगती है। इसके बाद अपने सरकारी वकील को सुनवाई के लिए भेज देती है, जहां पर कोर्ट में सरकार का पक्ष भी रखा जाता है। लेकिन यहां पर कोई भी सॉलिसिटर जनरल या सरकारी वकील नहीं था दोस्तों, और काफी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कई सारे आदेश जारी कर दिए और कह दिया कि प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया ये जो मामला नजर आता है ये नियम का उल्लंघन है, यानी जो कानून बनाया गया है, जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं जो अस्पष्ट है यानी वेग है, जिनको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है और किसी भी तरीके की कार्रवाई की जा सकती है, यानी अपने मन के हिसाब से शब्दों को परिभाषित किया जा सकता है। इसीलिए इस पर रोक लगाया जाता है और इसके बाद आगे कहा गया कि यह समाज के अंदर विभाजन पैदा करेगा और इस कानून पर बैन लगाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि 19 मार्च तक यह बैन लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के नोटिफिकेशन को फिर से लागू करने के लिए और 2026 वाले नोटिफिकेशन पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया है, यानी पुराना नोटिफिकेशन पुराना नियम लागू होगा 2012 वाला। और जब कोर्ट में वकील जयसिंह इस मामले का समर्थन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन जो आया है इससे एससी एसटी ओबीसी समाज के प्रति हो रहे अपराधों को रोका जाएगा और ये नोटिफिकेशन इसीलिए आया है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं लगाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को नहीं माना दोस्तों, और कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार दोबारा से इस नियम को बनाकर लाए, यानी दोबारा से नियम को फ्रेम करके आए। 19 मार्च से पहले नया नोटिफिकेशन फ्रेम करके लेकर आए, पूरी तरीके से जितनी भी परिभाषा है उसको क्लियर किया जाए। इस पर वकील कहती है कि 2012 का जो रेगुलेशन आप लागू करने की बात कर रहे हो वो तो रद्द कर दिया गया है, तो उसको कैसे लागू किया जाएगा। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत के संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए, यानी जो सबसे बड़ी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है उसका इस्तेमाल करते हुए 2012 के रेगुलेशन को फिर से लागू कर दिया गया है। दोस्तों इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए फैसला लिया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अब एससी एसटी और बहुजन समाज के लोगों को इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए, तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने भी एक और बयान जारी किया है। दोस्तों अखिलेश यादव कहते हैं कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता। माननीय न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी साफ होना चाहिए। बात सिर्फ नियम नहीं नियत की भी होती है। ना किसी का उत्पीड़न हो, ना किसी के साथ अन्याय हो, ना किसी पर जुल्म जाती हो और ना ही किसी के साथ नाइंसाफी हो। सबको न्याय मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर जो अपना पुराना स्टैंड रखा था दोस्तों, उसी के इर्द गिर्द उनका यह बयान आया है। ऐसे में अब अलग अलग एससी एसटी समाज के लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है और साफ तौर पर कहा है कि वो इस बैन का विरोध करेंगे और बीजेपी सरकार को वापस से जैसे 2018 के अंदर एससी एसटी कानून में सुप्रीम कोर्ट के बदलाव के बाद फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था और बीजेपी सरकार के द्वारा अध्यादेश लाने के लिए भाजपा को मजबूर किया गया था, उसी तरीके से एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर जल्द एक और बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर शंकराचार्य से जुड़े मामले को लेकर अपना इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री जो सिटी मजिस्ट्रेट थे बरेली के, उनके इस्तीफे के बाद अब उनको जगह जगह पर हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने ये जानकारी दी है दोस्तों, बीते शाम उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते बताया गया कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कहां आप मुझको जिला बदर करोगे, जहां जाएंगे कारवा बनता जाएगा। यानी अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में सवर्ण समाज के लोग मैदान में उतरे थे दोस्तों, और इसके बाद जिस तरीके का माहौल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बन रहा था, फिर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और अपने ही व्यक्ति यानी अलंकार
अलंकार अग्निहोत्री इससे पहले सिटी मजिस्ट्रेट थे, प्रशासन का हिस्सा थे और अब उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आपको बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे और अपने इलाके में उनका अच्छा खासा दबदबा था दोस्तों, और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद इनको बरेली से लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया, यानी जिला से बदर कर दिया गया, दूसरे जिले भेज दिया गया, क्योंकि बरेली में इनको अच्छा खासा समर्थन मिल रहा था। इससे पता चलता है कि अग्निहोत्री के मामले को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रशासन में दो अलग अलग तरीके के खेमे देखने को मिलते हैं। एक दावा किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ को समर्थन करने वाला उनका खुद का जातीय प्रशासनिक गुट है, और दूसरा ब्राह्मण समाज के कई सारे लोग हैं प्रशासन के अंदर जो अपमान महसूस कर रहे हैं प्रशासन में, और बार बार कोई ना कोई मामला सामने आता है जिससे दोस्तों ब्राह्मण और बीजेपी के बीच का विवाद खुलकर उत्तर प्रदेश के अंदर सामने आने लगा है। अग्निहोत्री भी क्योंकि ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने भी अपने साथ अपमान करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे जल्द गिरफ्तार भी किया जा सकता है, फर्जी मामले में ये लोग फंसा भी सकते हैं, मैंने शंकराचार्य के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नोटिफिकेशन को वापस लेने से पहले जगह जगह पर यूजीसी के खिलाफ जोरदार तरीके का मोर्चा खोला जा रहा था दोस्तों। यूजीसी नोटिफिकेशन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जो रैलियां चल रही थी उसमें एक रैली को लेकर नारेबाजी चल रही थी, और उस नारेबाजी में सवर्ण समाज के लोग नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे थे दोस्तों। इस तरीके का नारा जब जेएनयू के अंदर लगाया गया था तो गोदी मीडिया से लेकर हर जगह पर डिबेट करवाया गया था, लेकिन सवर्ण समाज के लोग मैदान में उतरकर जब ये नारा लगा रहे हैं तो इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जेएनयू को किस तरीके से स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है दोस्तों, यानी जेएनयू के अंदर कुछ भी होता है तो बीजेपी वाले उस पर पूरी तरीके से टूट पड़ते हैं, लेकिन जब सवर्ण समाज के लोग जो अमूमन भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं उनकी रैली में इस तरीके के नारे लग रहे हैं तो कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। इससे पता चलता है कि दो तरीके के एजेंडे देश के अंदर थोपे जाते हैं दोस्तों। जब बात जेएनयू या फिर मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज के लोगों की आती है तो फिर बीजेपी वाले टोटल एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर बात आई है सवर्ण समाज के लोगों के विरोध के दौरान इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने की तो कहीं कोई गोदी मीडिया में चर्चा नहीं चल रही है। वैसे जेएनयू के मामले पर 2-2, 3-3 घंटा इन्होंने चर्चा करवाया था। अगर आप भी मानते हैं कि जरूर दोहरे तरीके के मापदंड है तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ दोस्तों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा के सांसद राहुल गांधी को लखनऊ के अंदर एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी दोस्तों। उस याचिका में ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया गया था और कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग याचिकाकर्ता की तरफ से की गई थी दोस्तों, लेकिन कोर्ट ने याचिका को समय की बर्बादी बताया। आगे याचिकाकर्ता ने बताया कि इस मामले में अब क्रिमिनल अपील की जाएगी, जहां पर राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया है कि वो ब्रिटिश नागरिक है, यानी भारत के नहीं बल्कि विदेश के नागरिक है, इंग्लैंड के नागरिक है। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी पर मुकदमा कराने के लिए ये लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं? क्या इनको ऊपर से आदेश मिला हुआ है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा कराओ, किसी ना किसी चीज में राहुल गांधी को फंसा कर रखो? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस पूरे प्रकरण से एक बात स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी को फंसाने के लिए ये लोग पूरी तरीके से एजेंडा फैलाने में लग गए हैं और बार बार कोर्ट से फटकार के बावजूद कुछ ना कुछ नया ले लेकर आते रहते हैं। साथ साथ दोस्तों अभी यूजीसी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था दोस्तों, उस दौरान एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफी शेयर किया जाता है। इस वीडियो में दावा किया जाता है कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर एक अपर कास्ट की लड़की के साथ में दुर्व्यवहार करते हुए SC/ST समाज के एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने झूठा आरोप लिखवा दिया था, क्योंकि सवर्ण समाज की लड़की के द्वारा उसका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया गया था। यानी एक तरीके से दोस्तों दुर्व्यवहार और गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल करने के आरोप सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे थे, लेकिन बाद में श्रीराम कॉलेज की ओर से स्पष्टीकरण देते हुए बताया गया है कि जो अफवाहें फैलाई गई थी सवर्ण समाज के एक व्यक्ति के द्वारा वो पूरी तरीके से गलत है। श्रीराम कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि एक दलित समाज के व्यक्ति ने या SC/ST समाज के व्यक्ति ने किसी भी तरीके से जनरल कैटेगरी की महिला के साथ में दुर्व्यवहार किया हो या उन पर झूठे आरोप लगाए हो। और दोस्तों पूरे कानून को वापस करने के लिए, नोटिफिकेशन को वापस करने के लिए हर तरीके के झूठ फैलाए गए, उसमें से ये एक बड़ा झूठ था। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत